मैं गुरमीत सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का काव्य, जो बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती 1912 में लिखी गई थी। वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी से विभूषित किया था। उनकी जयंती प्रतिवर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। विद्यालय में खेल कूद में अधिक ध्यान देने के कारण इनकी पढ़ाई अधूरी रह गई। तत्पश्चात इन्होंने घर में ही हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। गुप्त जी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए। उसके बाद उनकी कविताएं खड़ी बोली में सरस्वती में प्रकाशित होना प्रारंभ हो गई। गुप्त जी की रचनाएं। गुप्त जी की रचनाओं में महाकाव्य और खंडकाव्य दोनों आते हैं। महाकाव्य के अंतर्गत इनके प्रसिद्ध 2 महाकाव्य हैं, साकेत और यशोधरा। खंडकाव्य के अंतर्गत जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, झंकार, युद्ध, जय भारत, काबा और करबला, शकुंतला आदि प्रसिद्ध खंडकाव्य इनके द्वारा लिखे गए। उच्छ्वास इनकी कविताओं का संग्रह है। काव्यगत विशेषताएं। गुप्त जी स्वभाव से ही लोक संग्रही कवि थे और अपने युग की समस्याओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहे। उनका काव्य एक ओर वैष्णव भावना से परिपोषित था, तो साथ ही जागरण व सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से अनुप्राणित भी था। गुप्त जी के काव्य की विशेषताएं इस प्रकार उल्लेखित की जा सकती हैं। पहली विशेषता, राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता। गुप्त जी के काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। इसमें भारत के गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता का ओजपूर्ण प्रतिपादन है। भारत भारती में देश की वर्तमान दुर्दशा पर शोक प्रकट करते हुए कवि ने देश के अतीत का अत्यंत गौरव और श्रद्धा के साथ गुणगान किया। भारत श्रेष्ठ था, है और सदैव रहेगा का भाव इन पंक्तियों में गुंजायमान है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। दूसरी विशेषता, गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता। एक समुन्नत, सुगठित
और सशक्त राष्ट्रीय नैतिकता से युक्त आदर्श समाज, मर्यादित एवं स्नेह सिक्त परिवार और उदात्त चरित्र वाले नर नारी के निर्माण की दिशा में उन्होंने प्राचीन आख्यानों को अपने काव्य का वर्ण्य विषय बनाकर उनके सभी पात्रों को एक नया अभिप्राय दिया है। जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी, बक संहार, यशोधरा, द्वापर, नहुष, जय भारत, विष्णुप्रिया एवं रत्नावली आदि रचनाएं इसके उदाहरण हैं। तीसरी विशेषता दार्शनिकता। दर्शन की जिज्ञासा आध्यात्मिक चिंतन से अभिन्न होकर भी भिन्न है। मननशील आर्य सुधियों की यह एक विशिष्ट चिंतन प्रक्रिया है और उनके तर्कपूर्ण सिद्धांत ही दर्शन हैं। गुप्त जी का दर्शन उनके कलाकार के व्यक्तित्व पक्ष का परिणाम न होकर सामाजिक पक्ष का अभिव्यक्तिकरण है। कर्मशीलता उनके दर्शन की केंद्रस्थ भावना है। साकेत में भी वे राम के द्वारा कहलाते हैं, संदेश यहाँ नहीं, मैं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। चौथी विशेषता है रहस्यात्मकता एवं आध्यात्मिकता। गुप्त जी के परिवार में वैष्णव भक्ति का भाव प्रबल था। प्रतिदिन पूजा पाठ, भजन, गीता पढ़ना आदि सब होता था। यही कारण है कि गुप्त जी के जीवन में भी यह आध्यात्मिक संस्कार बीज के रूप में पड़े हुए थे, जो धीरे धीरे अंकुरित होकर राम भक्ति के रूप में वट वृक्ष हो गया। गुप्त जी ने साकेत में राम के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। साकेत में हम जिस रामचरित के दर्शन करते हैं उसमें आधुनिकता की छाप अवश्य है, किंतु उसकी आत्मा में राम में दैविक रूप की ही झांकी है और साकेत की मूल प्रेरणा है। जिस युग में राम के व्यक्तित्व को ऐतिहासिक महापुरुष या मर्यादा पुरुषोत्तम तक सीमित मानने का आग्रह चल रहा था, गुप्त जी की वैष्णव भक्ति ने आकुल होकर पुकार की थी, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। पांचवी विशेषता है नारी मात्र की महत्ता का प्रतिपादन। नारियों की दुर्वस्था तथा दुखियों, दीनों और असहायों की पीड़ा ने उसके हृदय में करुणा के भाव भर दिए थे। यही कारण है कि उनके अनेक काव्य ग्रंथों में नारियों की पुनर्प्रतिष्ठा एवं पीड़ित के प्रति सहानुभूति झलकती है। नारी दशा को व्यक्त करती उनकी ये पंक्तियाँ पाठकों के हृदय में करुणा उत्पन्न करती है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इसी प्रकार उन्होंने यशोधरा नामक काव्य में भी नारी के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किए हैं। यशोधरा जो गौतम बुद्ध की पत्नी होती है, उनको और उनके पुत्र को छोड़कर गौतम बुद्ध कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के लिए जब घर से चले जाते हैं बिना बताए, तो उनकी पत्नी अत्यंत व्याकुल हो उठती है और कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। बहुत उन्होंने मुझको जाना, लेकिन फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को माना,
जो वे मन में लाते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। छठी विशेषता है प्रकृति वर्णन। गुप्त जी के काव्य में प्रकृति प्रेम अपने मनोरम वातावरण में उभर कर सामने आया है। गुप्त जी द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी में सहज वन्य जीवन के प्रति गहरा अनुराग और प्रकृति के मनोहारी चित्र हैं। उनकी निम्न पंक्तियां आज भी कविता प्रेमियों के मानस पटल पर सजीव हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। सातवीं और अंतिम विशेषता है भाषा शैली। मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा खड़ी बोली है। इस पर उनका पूर्ण अधिकार है। भावों को अभिव्यक्त करने के लिए गुप्त जी के पास अत्यंत व्यापक शब्दावली है। उनकी प्रारंभिक रचनाओं की भाषा तत्सम है, इसमें साहित्यिक सौंदर्य कला नहीं है। समय के साथ साथ गुप्त जी की भाषा क्रमशः विकास करती हुई सरस होती गई। उनका काव्य भाव तथा कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत सफल व समृद्ध है।